तमाम देखने और सुनने वालों को रबिया बेग का एक दफा फिर बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। अब आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर अहमद मुर्तज़ा। डॉक्टर अहमद मुर्तज़ा जो हैं वो भाई हैं अहमद मुश्तबा के, जो कि शहीद हुए 22 मई 2020 के पीआईए के कराची में होने वाले प्लेन क्रैश में। और बहुत से लोगों ने, आप लोगों ने मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स पे, इवन के सोशल मीडिया पे भी ये चीज देखी होगी कि इनके भाई की बॉडी का अब तक कुछ नहीं पता चला है। कोई इनकी फैमिली के, इनके वालिद के 3 दफा डीएनए टेस्ट भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनके भाई की बॉडी के हवाले से लोगों के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मजीद देर के बगैर हम बात करते हैं डॉक्टर मुर्तज़ा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मौजूद करने का। डॉक्टर मुर्तज़ा अहमद मुश्तबा आपके भाई, थोड़ा सा पहले उनके बारे में बताइए कि वो, जहां तक मेरी मालूमात है कि वो अपने किसी ऑफिशियल असाइनमेंट पे मीटिंग के लिए लाहौर गए थे। जी देखें, मैं क्योंकि उनको भैया बोलता हूँ और वो हमारी फैमिली में भैया के नाम पे मशहूर थे, तो मेरे लिए ज़रा मुश्किल होगा उनके, जो मेरे बड़े भाई थे, तो मेरे लिए ज़रा मुश्किल होगा कि मैं उनके अपने नाम से पुकारूँ, क्योंकि बचपन से अब तक हम उनको भैया ही, मेरे मामू खाला सबके वो भैया ही थे, सिवाय उनकी बेगम के, बाकी सबके वो भैया थे। तो भैया ने मुख्तलिफ मेहरान यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की थी मैकेनिकल में। उसके बाद अच्छा। उनकी पहली जॉब शुरू हुई थी डॉनेस में, फिर वो एलजी कंपनी में कराची आ गए थे। पहली जॉब कराची में उन्होंने एलजी से शुरू की। उसके बाद उनको जॉब मिल गई थी इंडस मोटर्स टोयोटा में कराची के अंदर। फिर 2018 में उन्होंने उस जॉब को ख़त्म किया, उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया था किसी वजह पे। फिर 2018 के आखिर में होंडाई निशात ग्रुप का नया प्लांट लगाया था फैसलाबाद के अंदर, तो वो जॉब उस वो फैसलाबाद मूव हो गए थे अपनी फैमिली को लेके। लेकिन किसी वजह से जो है उनकी वो जॉब जो थी उससे उनको फारिग कर दिया गया था। तो अभी जब रमज़ान शुरू हुए थे, तो रमज़ान जब शुरू हुए तो वो अपनी पूरी फैमिली को लेके कराची आ गए थे, क्योंकि उनकी कुछ जगह पे इंटरव्यूज थे, ऑनलाइन भी थे, और कुछ लोगों ने अपनी फैक्ट्री में भी बुलाया था। तो उनको एक्चुअली रमज़ान के सेकंड वीक में उनको जावेद आफरीदी साहब, जो पेशावर ज़ल्मी और हायर ग्रुप के मालिक हैं, उन्होंने एक नया प्लांट लगाया है 4 लैंड के नाम से कराची में, चाइनीज ट्रकों का। उस पे उन्होंने इंटरव्यू दिया ऑनलाइन और उस पर उनको जॉब की ऑफर हुई, और उन्होंने उनको कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने टिकट देख के उनको लाहौर बुलवाया और उनको कुछ दिन वहां रखा। और फ्राइडे को जो वो वापस आ रहे थे ईद करने के लिए, लेकिन मुझे इस बात का तो पता था उनको, भैया को नई जॉब मिली है, भैया वहां पे हैं। लेकिन जो मेरी आखिरी दफा उनसे बात हुई थी वो वेडनेसडे को हुई थी। मैं चाहता था उनसे पूछना कि भाई कैसा इंटरव्यू है, कैसी जगह है, बताओ उनकी एक नई जॉब के हवाले से। तो उनसे मेरी बात बुध को हुई है। मुझे उस वक्त तक उन्होंने ये नहीं बताया था कि उनकी वापसी का क्या प्लान है। तो फ्राइडे को किसी को भी नहीं पता था, सब लोग भैया के इंतजार में थे। पापा क्योंकि एक्चुअली हैदराबाद में होते हैं, लेकिन वो कराची आए हुए थे, क्योंकि वो अपनी फैमिली को लेके रमजान के दिनों में फैसलाबाद से बाय रोड वो कराची आ गए थे। तो वही चाह रहे थे कि अब रमजान का महीना है तो मैं अपनी फैमिली के साथ भी गुजारूं और यहाँ पे हो, पापा भी हो। तो फैमिली यहाँ पे थी, वो अकेले गए थे कराची। अच्छा। तो वहाँ पे ये था कि जिस वक्त ये हादसा हुआ है, मैं आयरलैंड में डॉक्टर हूँ, तो मैं वहाँ पे 11 बज रहे थे उस वक्त। तो अच्छा। ये खबर किसी को भी नहीं पता थी। सबसे पहले मेरे घर में मुझे पता चली, और इस पूरी खबर को मैंने अपने घर वालों के सामने पहली दफा डिस्क्लोज किया उस वक्त। तो 11 बजे जब मैंने अपना राउंड फिनिश किया, तो ऐसे ही बैठा हुआ था फारिग, तो अचानक यूट्यूब पे देखा कि एआईआर न्यूज पे मैंने देखा पीआईए लाहौर कराची क्रैश। ये चीजें ऐसी खटकी कि मैंने फौरी तौर पे भैया को मैसेज किया और पूछा भैया किधर हो, फौरी जवाब दो मुझे। लेकिन आज तक वो भैया को मैसेज नहीं मौसूल हुआ। तो आपके इल्म में था कि वो लाहौर से कराची आ रहे हैं इनकी छुट्टियों पे? नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं पता था। मुझे बिल्कुल इस चीज का इल्म नहीं था कि भैया जुमे को आ रहे हैं। मैंने फौरी तौर पे पापा को फोन किया है। पापा से मैंने कहा भैया से आपकी कब बात हुई है और भैया ने कब आना है, भैया कहाँ है।
तो पापा ने कहा, अरे यार क्या हो गया है, अभी तो बात हुई है मेरी एयरपोर्ट पे। मैंने कहा क्या, वो अभी आ रहे हैं क्या? हाँ। मैंने कहा अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। पापा ने कहा क्या हो गया, बताओ तो सही। पापा इस वक्त अपार्टमेंट में अकेले थे, उनके साथ उस वक्त कोई भी नहीं था। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि ये क्या करूं, मुझे उस वक्त भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने पापा से कहा पापा जहाज क्रैश हो गया। पापा ने उसी लम्हे एक सेकंड में जैसे टीवी ऑन किया, और जो उनको तकलीफ पहुंची है, जो दहाड़े मार के वो रोना शुरू हुए हैं कि मेरा भैया गया, मेरा बेटा गया, मेरा। अ, तो बस उसके बाद फिर उस दौरान मैंने फौरी तौर पे भाभी को फोन किया है कि भाभी आप किधर है, फौरी तौर पे वहां पहुंचे, क्योंकि मैंने मुनासिब नहीं समझा क्योंकि वो रास्ते में थी। उनको मैंने इस बात का नहीं बताया, बस मैंने कहा फौरी तौर पे घर जाएं इसी वक्त, और अपने वालिदैन को भी क्या वहां पहुंचे। डॉक्टर मुर्तजा, आप लोग, अगर मैं गलत हूँ, आप लोग कितने बहन भाई हैं? आप दो बहन, तीन भाई और एक बहन? नहीं जी, हम लोग 5 बहन भाई हैं। सबसे बड़ी मेरी बहन अच्छा, है रबिया, ठीक है, डॉक्टर रबिया सिद्दीकी, वो लंदन में होती हैं। बिल्कुल। उसके बाद भैया थे। उसके बाद मेरी तीसरी बहन है जो, या दूसरी बहन है जो अपने कहते हैं कराची में होती हैं। उसके बाद हम 2 जुड़वा भाई हैं, मैं हूँ अहमद मुर्तज़ा और अहमद मुस्तफ़ा। तो मुस्तफ़ा जो है वो मालदीव में डॉक्टर हैं, वो वहाँ पे फंसे हुए थे। मैं आयरलैंड में होता हूँ। तो उस दौरान ये एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। लोग उस वक्त भी हमें कोशिश कर रहे थे कि होप देने की, यार फिक्र नहीं करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन उस लम्हे, क्योंकि मैं नॉर्दर्न आयरलैंड में काम करता हूँ, रहता मैं आयरलैंड में हूँ, तो मैं मेरी 1.5 घंटे की ड्राइव है। मैंने उसकी कंसल्टेंट को बोला सर मुझे इससे काम नहीं होगा, मेरे लिए मेरे घर में इमरजेंसी हो गई है, आई हैव टू गो नाउ। उन्होंने, वो लोग समझा, मैं फौरी तौर पे निकला हूँ। उस दौरान मैं मुसलसल गाड़ी चलाते हुए इतना, मेरे लिए, मैंने उसके बाद टीवी नहीं खोल के देखा कि टीवी में हो क्या रहा है। मुझे पता था कि अब उम्मीद नहीं है, और टीवी में जब मैं ये खबर देखूंगा तो वो लोग होप देंगे कि जी इतने जख्मी हैं, और एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलना। तो मैंने उस चीज को, उसके बाद टीवी मैंने खोल के नहीं देखा कि क्या हुआ है। फिर अब मसला आ गया कि बॉडी का, क्योंकि भैया का पता ही चल रहा था। तो उस दौरान भैया के दोस्त जो थे स्कूल के, उन्होंने अपनी मदद आप है, हमने किसी से कुछ नहीं बोला है। हमें, हम घर जो कराची में लोग थे, भैया के जो बोनाविंसा के दोस्त थे, जिनमें फहद फहमी एक हैं, और पता नहीं बचपन के दोस्त थे सारे, उन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत हर हर हॉस्पिटल में जाके तलाश किया है, हर हॉस्पिटल में। क्योंकि मैंने, आप लोग तो बाहर थे, ज़ाहिर है, वालिद बिल्कुल, आपके अकेले थे, बिल्कुल। वो जा नहीं सकते थे। तो भाभी के रिश्तेदारों ने और मेरे चचाजाद कजिन और जो भी करीब के लोग थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनको कोई मदद नहीं मिल रही थी। फिर मुझे किसी ने कहा कि यार सिविल में और दारुल सेहत में कुछ लाशें गई हैं, कुछ और जख्मी भी गए, वहां पता करो। मैंने फेसबुक पे डाला, तो मेरे जो कॉन्टैक्ट फेसबुक पे थे, उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक डॉक्टर उस्मान खान ज़ादा है, उन्होंने फौरी तौर पे सिविल में मालूम किया। एक तारिक आफरीदी है, उन्होंने दारुल सेहत, जो जो भी मेरे कॉन्टैक्ट में थे, उन सब ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। अब जब 2 दिन गुजर गए, हमें यकीन तो हो चुका था अब भैया हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। मसला अब आ गया बॉडी का। अब बॉडी के लिए बाबा का सैंपल लेके, पहले दिन ही उनका सैंपल ले लिया गया डीएनए का। लेकिन कराची यूनिवर्सिटी हम में? जी बिल्कुल, कराची यूनिवर्सिटी में वो गए और उनका सैंपल ले लिया, और हम बैठे हुए थे, सुकून से बैठे हुए थे, हमें कोई वो नहीं था। उस दौरान मैं कोशिश कर रहा था अपने तरीके से, जो भी मेरे कॉन्टेक्ट थे पाकिस्तान में, उनसे किसी तरह भैया का कुछ पता चले। भाभी के जो रिश्तेदार थे वो भी लगे हुए थे कि भाई कुछ उनके एक कजिन कराची यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो वो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मुसलसल कहीं ना कहीं कांटेक्ट बात कर रहे थे मुझे। क्योंकि मसला इतना, जो अभी 2 हफ्ते में, आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि मेरे लिए मसला ये हो रहा था कि मैं पाकिस्तान आ नहीं सक रहा था। उसकी एक वजह ये थी कि मैं डुअल नेशनल हूँ, तो मेरा आयरिश पासपोर्ट यूके होम ऑफिस पे था। मैंने उस वक्त, मुझे जब कुछ इश्यूज आए, तो मैंने वहाँ के जो मेरा लोकल पॉलिटिशियन है मेरे इलाके का, मैंने उसको कांटेक्ट किया, उसको अपनी सिचुएशन बताई। आप सोचिए कि उस बंदे ने मेरे लिए इतनी हेल्प की कि 48 आवर्स में, उस विद इन 48 आवर्स उसने यूके होम ऑफिस वाले से बात की, आयरिश एम्बेसडर यूके वाले से बात की हो, और मुझे मैंने जुमरात को उससे कहा है, फ्राइडे को उसकी मेरे पास कॉल आई है कि तुम्हारा सब कुछ सेट हो गया है, अब फॉरेन ऑफिस वाले तुमसे रब्ता करेंगे। और मुझे सैटरडे को उन्होंने टेम्परेरी पासपोर्ट भी दे दिया। इतनी मेरी उन लोगों ने मदद की, आयरिश गवर्नमेंट ने। अच्छा, अब क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था आयरलैंड से
लंदन, क्योंकि पीआईए की परवाजें जा रही थी लंदन से, आयरलैंड कोई नहीं जा रही थी। मैं यहाँ पे पीआईए का भी बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने भी हेल्प की। उन कुछ जगह पे कुछ तकालीफ आई, कुछ प्रॉब्लम्स आई, लेकिन फिर भी एंड रिजल्ट ये था कि उन्होंने हमें इमरजेंसी में 4 तारीख को हमें जहाज का टिकट दिया, जिसमें सिर्फ मैं और मेरी बहन थे और कोई नहीं था। पूरा जहाज खाली था, लेकिन सिर्फ मैं और बहन आए। और फिर वो लैंड किया इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में इनके लोगों ने हमें फैसिलिटेट किया हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने लैंड किया 7 बजे और 1:30 बजे हमारी अगली फ्लाइट थी। तो पीआईए वालों, मैं इस चीज को मानता हूँ कि पीआईए ने हमारी मदद की है, पीआईए वालों ने बहुत साथ दिया है आखिरी, यानी मेरे घर तक पहुंचने तक वो हर वक्त रास्ते में रहे। फिर भाभी को उन्होंने फोन किया है कि भैया, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि भैया की सीसीटीवी फुटेज मिले, कि कहीं से मिले कि भैया ने उस वक्त आखिरी वक्त में क्या पहना हुआ था। तो वो भी पीआईए वालों की तवज्जो से, वो भाभी और मेरी जो बहन कराची में है, वो उन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज उनको मौसूल हुई, वो गई अच्छा, कराची। वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ की थी? उनके ऑफिस से निकलते हुए की थी या एयरपोर्ट की थी? वो सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट की थी। एयरपोर्ट के एयरपोर्ट अंदर में, की थी, ठीक है। जी, तो भैया ने क्या पहना हुआ था, हम लोग ये सोच रहे थे भैया ने ये पहना हुआ होगा, भैया ने ये पहना होगा। असल में भैया ने टी शर्ट एक पहनी हुई थी और मुख्तलिफ, क्योंकि हमें बॉडीज, जो मेरे कजिन्स थे, वो बॉडीज की तस्वीरें भेज रहे थे, या ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। और उसमें या तो कपड़ों का मुश्किल हो रहा था, या कुछ ना कुछ उसमें चीजें आ रही थी। एक बॉडी पे मेरे कुछ लोगों को था कि यार ये बॉडी जो है भैया की है। खैर, उसके बाद ये हुआ कि मैं एक एक जो टीम गई थी लाहौर से, उनके मेंबर क्योंकि डॉक्टर हैं आइलैंड में थे, तो वो मुझसे राब्ते में थे और वो लीड कर रहे थे उस टीम को। तो उन्होंने जो था मुझसे, उन्होंने मेरी बात सुनी, बहुत इत्मीनान दिलाया और कहा मैं आपसे राब्ता करता हूँ। उन्होंने जब कंक्लूजन निकला, क्योंकि जो सैंपल पहला गया है वो डीएनए का गया है कराची यूनिवर्सिटी को, ठीक और है। ये लाहौर से गई थी, ये गई है 2-3 दिन के बाद। और उनके पास सिर्फ 47 आई थिंक बॉडीज के डीएनए सैंपल थे, उनके पास हर बॉडी का सैंपल नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की और मुझे 3 दिन पहले ये बताया, 3 या 4 दिन पहले, कि डॉक्टर अहमद, अनफॉर्चुनेटली आपके वालिद का डीएनए किसी बॉडी से मैच नहीं हुआ। अच्छा, ये खबर दी थी मुझे रात के 1 बजे उन लोगों ने। सुबह को ये हुआ, उस दिन की सुबह को, फिर मुझे टेंशन हुई थी कि पापा को मैं खबर कैसे दूं। तो सुबह को मेरे उठने से पहले, क्योंकि टाइमिंग का डिफरेंस है, मेरी हम लोग आइलैंड जो है वो 4 घंटे पीछे है पाकिस्तान के टाइम से। तो सुबह जब मैं उठा हूं तो पता चला कि जो विक्टिम्स की फैमिलीज हैं, उन्होंने ऑलरेडी पापा से कांटेक्ट करके उनका दूसरा सैंपल अपनी मदद आपके तहत लाहौर फॉरेंसिक लैब को भिजवा दिया। बिल्कुल। अब जो वो किया, उसका रिजल्ट उसी दिन आ गया कि जी आपका जो डीएनए मैच कर गया बॉडी नंबर 112 से, और वो चीपा के अंदर पड़ी है। हम जब चीपा वालों अच्छा। के पास गए तो पता चला कि वो बॉडी ऑलरेडी क्लेम होकर दी जा चुकी है जो शहीद अब्दुल कयूम पीआईए के स्टीवर्ड थे उनको, और वो दी है 28 या 30 तारीख को उनको दी है। और जो खबर मुझे मिली है, हम लोग को जो रिपोर्ट मिली थी वो मिली थी 3 या 4 तारीख को, सॉरी 3 को या 4 को मिली थी। तो बिल्कुल। अब क्या हुआ कि पता चला कि जी वो बॉडी लेके उनकी लाहौर में तदफीन हो गई है। नहीं तो अब जो मतलब उनकी बॉडी जब उनके वर्सा लेके गए फ्लाइट स्टूवर्ड की, तो उनका भी डीएनए हुआ होगा ना? विदाउट जी डीएनए बिल्कुल तो वो भी नहीं लेके गए। नहीं नहीं, जो मुझे पीआईए वालों ने बताया, हमने जो भी बॉडी जिसको भी दी है, वो तमाम की तमाम डीएनए के थ्रू दी है, डीएनए रिजल्ट के बिहाफ पे दी है। लेकिन जो डीएनए का रिजल्ट आया है वो कराची यूनिवर्सिटी में सारे टेस्ट हुए, लाहौर नहीं फॉरेंसिक तो से किसी का नहीं हुआ। डॉक्टर मुर्तजा, आप तो खुद डॉक्टर हैं माशाल्लाह से, तो मतलब इस चीज को मतलब कोई लेमैन आम आदमी हो तो उसके लिए डिफिकल्ट हो भी, मगर आप तो खुद डॉक्टर हैं, मुझे बताइए कि यहाँ पे फॉल्ट क्या हुई कि डीएनए सैम्पलिंग गलत हुई, डीएनए सैम्पलिंग की लेबलिंग गलत हुई, या इसमें डलकर बहुत लेबलिंग हो देखिए गई, ये क्या बहुत सारे हुआ है? फ्लॉज हैं, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन मैं वो बातें आपको हाईलाइट करूंगा जो जो कि बात को क्लियर करें। ठीक है, अब इसके अंदर पहली चीज ये थी कि जो टीम आई उनको एक्सेस फुली सिंध के अंदर नहीं दी गई है। ठीक है, उनको वो उन्होंने जो सैंपल लिए वो अपनी मदद आपके तहत ना सिर्फ सैंपल लिए, उन्होंने उन बॉडीज की, यानी बॉडीज की शक्लों की तो नहीं, लेकिन
उन्होंने उनके जो लेबल्स थे उनकी तस्वीरें ली, और अगर वो छिपा या ईदी के पास है तो वो बॉडीज की जो कवर था, शीट लगी हुई जो कफन पहना हुआ है, उस पे उन्होंने बॉडीज की तस्वीरें लेके वो चलते बने, क्योंकि उनको किन्होंने यहाँ से कराची, वो लोग जो कराची यूनिवर्सिटी से आए थे या लाहौर से, थोड़ा सा नहीं, क्लियर जो लाहौर करें। की टीम आई थी, जो जो लाहौर से लाहौर टीम से आई थी, टीम, ठीक है। ठीक है, क्योंकि उनको फुल एक्सेस नहीं दिया गया था, तो अच्छा। फिर भी उन्होंने कोशिश की, वो लेके गए। अच्छा, अब उस दौरान ये था कि सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी वाले टाइम ज्यादा ले रहे थे, उन्होंने कहा हम 14 दिन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उस बिल्कुल। दौरान तारिक फारूकी साहब, जिनकी उनकी पूरी फैमिली उसमें शहीद हुई है, उन्होंने इनिशिएटिव किया कि अपना सैंपल उठाया अपने, और वो लेके लाहौर फॉरेंसिक में दे दिया, और उनको जैसे ही रिजल्ट मिला वो अपनी खुशी का उन्होंने इजहार किया। उसके बाद जब तदफीन वगैरह से फारिग हो गए तो उन्होंने कहा मैं दूसरों की हेल्प करूंगा। तो उन लोगों ने उनकी हेल्प, हम सबकी मदद की। तो जब वो मामला खत्म हो गया तो उसके बाद उन्होंने हम लोगों को राब्ता किया, क्योंकि एक विक्टिम्स का एक वो बना हुआ है, एक व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैं जी शामिल नहीं था, बिल्कुल। मेरी भाभी और पापा उसमें शामिल थे। लेकिन हम्म। उन्होंने उसके बाद पापा की जो वीडियोस भी शायद बाद में उसके बाद सोशल मीडिया पे आई कि पापा इल्तिजा कर रहे हैं कि ये मेरी मदद करो, कोई मेरी बात सुने। क्योंकि अब देखें, अब जो टेक्निकल इश्यूज है इसके अंदर वो ये है कि जब मैंने पीआईए वालों से राब्ता किया, जब लाहौर फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई, तो मैंने उस टीम के, जो लाहौर की टीम के हेड थे, उनको ये बात दी, क्योंकि उस दिन उन्होंने रात को मुझे खबर दी है और सुबह को मैंने उनको रिपोर्ट दी है, तो वो ताज्जुब का शिकार हुए। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने फौरी तौर पर अरशद मलिक साहब को इस बात से आगाह किया है, और उन्होंने कहा मीनवाइल आप ये कीजिए कि पीआईए के जो डॉक्टर, एक है इमरान और एक सीएमओ है आसिफ, उनसे राब्ता कीजिए। मैंने उनसे राब्ता किया, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दिया। डॉक्टर इमरान ने भाभी से भी बात की पाकिस्तान में, और मुझसे आयरलैंड में बात की। लेकिन उसका कंक्लूजन कुछ निकला इस तरह से नहीं था कि मैंने उनसे ये कहा, मुझे उन्होंने कहा कि देखें, कराची यूनिवर्सिटी की लैब ज्यादा रिलायबल है बनिस्बत के लाहौर फॉरेंसिक लैब के। अच्छा, उस पर मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा क्योंकि देखें, ये जो रन कर रहे हैं डीएनए, जो मशीन पर रन कर रहे हैं, उनकी जो सैंपलिंग हो रही है वो 24 स्टेन या सैंपल उस पर कर रहे हैं, जबकि लाहौर वाले वो सिर्फ कर रहे हैं 12 पे। तो इनका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट ज्यादा है बनस्बत के लाहौर के। अच्छा, मैं अच्छा। थोड़ा सा, क्योंकि ये एक बहुत स्पेशलिटी है और बहुत डीप डीएनए मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आता है उसका, क्योंकि मैं काम किया कार्डियोलॉजी में। मैंने एनआईसीबीडी आगा खान सिविल हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी में काम किया। मैंने कभी जनरल जो आयरलैंड जाने के बाद मेडिसिन और एक्यूट मेडिसिन को मैंने अपनी स्पेशलिटी बनाया। अब उसमें यह हुआ कि मैंने फिर उस चीज को समझने के लिए जो मेरे फॉरेंसिक मेडिसिन के हेड थे, रिटायर्ड प्रोफेसर, उनसे मैंने मदद हासिल की। उन्होंने कहा देखो बेटा, इसके अंदर आपको अगर 6 के अंदर भी रिजल्ट मैच हो जाए ना, तो भी आपका रिजल्ट एक्यूरेट है, आपको 24 का 24 रन करने की जरूरत नहीं है। और मुझे जो था ये कहा गया कि इस कराची यूनिवर्सिटी का ज्यादा है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग इसलिए क्योंकि वो 24 के 24 उसको रन करते हैं। उसको मैंने फिर और लोगों से मालूम किया, तो पता ये चला कि मशीनों का फर्क है। ठीक है, एक मशीन उसका नाम है एम्पलीफायर प्लस, और एक दूसरे का नाम है ग्लोबल फर्स्ट के नाम से। तो वो मशीन का फर्क है, लेकिन जो मैंने तहकीक की तो पता चला कि फॉरेंसिक लैब लाहौर की जो है उसका, वो तो देखें, सबसे बड़ी बात देखें कि वो उन्होंने हमें रिपोर्ट दी है, उस पर एक एक चीज वाजे है कि बॉडी नंबर 112 चीपा, और भी पता नहीं उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो प्रॉपर वो करिए। और वो खुद कहते हैं कि अगर हमारी रिपोर्ट के ऊपर आपको डाउट है, आप जाओ यूके, अमेरिका, वहां जाके चैलेंज करो। वो साफ इस अच्छा, बात को कहते हैं। डॉक्टर कराची मुर्तजा, मैंने यूनिवर्सिटी सुना है वालों कि का तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर मुर्तजा, तीसरी बार भी आपके फादर का आई थिंक सैंपल लिया गया, मुझे पता चला था, क्या ये बात सही है? जी, जी मैं वो बताता हूँ। जब जब ये हुआ, जब ये रिपोर्ट मैंने भेजी और डॉक्टर इमरान से मेरी बात हुई, तो उन्होंने अरेंज किया पापा का तीसरा सैंपल। ठीक है, लेकिन मैंने कहा भाई पापा के आप सैंपल पे सैंपल ले रहे हो, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब्दुल कयूम शरीफ की फैमिली का तो कोई सैंपल लेकर आप मेरे वालिद का तीसरा सैंपल क्यों रन कर रहे हो?
मुझे उसमें प्रॉब्लम हुई उस दौरान, उस जगह पे मुझे वहां पे पीआईए वालों की तरफ से दुश्वारी आई। हमने फैमिली से राब्ता किया, उनकी बेवा से भाभी ने बात की और उन्होंने कहा कि सारे डॉक्यूमेंट जो रिपोर्ट है कराची यूनिवर्सिटी की वो पीआईए के पास है, आप उनसे बात कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। और उन्होंने सेकंड डीएनए के लिए माजरत कर ली। हमें अब मसला आ रहा था कि किसी तरह से दूसरा सैंपल उनका लेके लाहौर में टेस्ट किया जाए और उसके लिए हमें कोई मदद नहीं मिल रही थी। उस दौरान हमने, और क्योंकि पापा तो थ्रू प्रॉपर चैनल जा रहे थे, जो पीआईए वाले कह रहे थे या जो भी कोई कह रहा था, हमने उस चीज को फॉलो किया। पापा यहाँ पे अकेले थे, पापा के उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं था। मैं मुसलसल अपना कराची आइलैंड से कोशिश कर रहा था राब्ता करने की सबसे। अच्छा, उस दौरान ये हुआ कि पापा ने सोशल मीडिया पे अपनी बेबसी बेकसी की तस्वीर बन के वीडियो शेयर की कि कोई तो सुन ले, कोई तो अल्लाह का बंदा, अल्लाह का वली होगा जो उनकी हेल्प करे। पापा मेरे जब अपने ऑन जॉब थे तो वो हैदराबाद में विस्टल मार्केट के सेल्स मैनेजर थे और जो कि मल्टीनेशनल कंपनी थी, और 30 साल उसमें काम किया, उनको पूरा हैदराबाद जानता है। मेरी वालदा उर्दू की प्रोफेसर थी और नेजर गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल थी, और हमारा ताल्लुक जिस खानदान से है वो ये है कि हैदराबाद के अंदर जो पहली इंडस ग्लास फैक्ट्री बनी कराची पाकिस्तान की सबसे बड़ी, उससे हमारा ताल्लुक है। और तो हमारे खानदान को हैदराबाद में सब कुछ हर कोई जानता है कि हम लोग इंडस गिलास से हमारा ताल्लुक है। वालदा की तरफ से मेरी वालदा प्रोफेसर थी उर्दू की और नजर की प्रिंसिपल, और पापा सेल्स मैनेजर। इतना होने के बावजूद आज उस नहज पे पहुंचा हुआ था मेरा बाप अकेला बेबस, कि उसको मिन्नत करनी पड़ी थी मीडिया पे जाके कि कोई मदद कर दे। कोई उस दौरान सिर्फ और सिर्फ अगर मदद की बगैर किसी गर्ज के, तो जितनी भी लवाहिकीन थे उनकी फैमिली ने, उन लोगों ने इस बिल्कुल। मैसेज को क्या कर सकते थे उन लोगों ने किया। अली फारूकी का आ, जी, आरिफ इकबाल गजल है फारूकी, इन सब फैजुल्ला जवाद, बिल्कुल इन सब ने। कौन कौन है उन लोगों ने, अल्लाह उनको इसका अजर दे। ठीक है, उन सब ने अपनी तरफ से जो कर सकते थे उन्होंने किया। भाभी बेबस पड़ी हुई, उनको उनके ऊपर एक मुसीबत आई हुई कि यार अब उनकी पूरी लाइफ में उनको 3 बच्चे संभालने हैं। हमने नहीं सोचा था कि ये वक्त हम पे आएगा। आपके भाई के तो तीन उस बच्चे, 3 बच्चे, बड़ा बेटा है आई थिंक 10 साल का। एक बड़ा बेटा 10 साल का है, फिर अनस नाम है, अनस मुश्तबा। दूसरे जो है अयान है, वो 8 साल की है, और 3 साल की उनकी बेटी है। बिल्कुल। तो जब ये मीडिया पे वायरल हुई चीज, तो उस दौरान फिर ये हुआ कि जी एक प्रेशर बिल्डअप हुआ। लेकिन आप देखें उस प्रेशर में लोग हमारे साथ थे, अवाम हमारे साथ थी। कराची में जिस वक्त पापा ने ईद की नमाज पढ़ी है, तो मुझे उसके बाद आके कहते हैं कि बेटा आज मैंने ईद की नमाज अकेले पढ़ी है। और उस दौरान उनके साथ सिर्फ और सिर्फ मोहल्ले वाले थे जिन्होंने उनका साथ दिया। इमाम साहब ने खुतबे के अंदर सब लोगों ने भैया की तारीफ के पुल बांध दिए पापा के सामने। लेकिन पापा के साथ उस वक्त उनका कोई बेटा सब मौजूद नहीं था, अकेले नमाज पढ़ के वो आ गए यहाँ पे। और उस दौरान फिर मैं, अब कल जब मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे, कल क्योंकि मैं मुसलसल राब्ता कर रहा था, मैंने जितनी हो सकती थी मैंने कोशिश की, मीडिया वालों से भी मैंने इंटरव्यूज दिए। मेरे लिए सबसे डिस्टर्बिंग, क्योंकि हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, अब आ रही मुस्तफा, बीच में आपकी डिस्कनेक्ट हो गई थी। आप कह रहे थे मीडिया पे इंटरव्यूज दिए। हेलो, आवाज आ रही है? जी, आ रही है, आ रही है। हेलो मुश्तबा, बोलिए। तो मुसलसल, उस दौरान सॉरी, मुसलसल मैं मीडिया से मुर्तजा। जब मैं, जी जी, जो जिस वक्त मैं कराची लैंड किया हूँ उस वक्त से मुसलसल मैं मीडिया वाले घर आ रहे थे और मैं उनसे राब्ते में था। वो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, फैमिली का इंटरव्यू ले रहे थे। और जो यहाँ पे मुझसे, मैं कंटिन्यूसली कोशिशों में लग गया। आते ही जैसे ही मैं लैंड किया हूँ, मेरी मेरी मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिला, क्योंकि हमारा जहाज लंदन से पहले इस्लामाबाद आया है, फिर उसके बाद वो चला है 1:30 बजे कराची के लिए। तो मुस्तकिल मैं स्ट्रेस में था। रात को 12 बजे मुझे कहीं से कॉल आई है, मैं किसी का नाम शेयर नहीं करूंगा, लेकिन मेरे अपने सर्कल से कॉल करके मुझे कहा गया कि देखो 2 बॉडीज रह गई हैं, उनमें से एक लो, दफनाओ, जनाजा पढ़ो, खत्म करो। ये चीज मुझे इतनी तकलीफ दे थी
इतनी तकलीफ देती कि मैं इतना थका हुआ, इतना स्ट्रेस में, और मैं रात को 4 बजे तक जागता रहा हूँ कि मैं कैसे सोऊं। अजियत अफकार में मुब्तला रह के मैं क्या करूं ऐसा। मुझे उस दौरान सिर्फ एक था, मैंने वो कहा। मुर्तजा, आपने ये बताया कि आपको कॉल आई, आप नाम नहीं बताना चाहते, जिसकी भी कॉल थी कि जिसमें आपको ये कहा गया कि 2 बॉडी सर्द खाने में हैं, तो एक बॉडी को ले और नमाज जनाजा पढ़ाएं और मामले को खत्म करें, ये कहा गया। बिल्कुल। जी, मुझे ये कहा गया, लेकिन मैं ये नहीं, ये जो चीज थी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई थी। ये एक समझ लें कि ब्यूरोक्रेसी में से किसी ने ऐसी अपनी तरफ से ये बात एक चिंगारी डाली थी। वो उन साहब का ताल्लुक एक तरीके से हमारे कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन उनको हमने नहीं कहा था कि तुम हमारी मदद करो। उन्होंने मीडिया पे देख के, सोशल मीडिया में वीडियो देख के पापा को फोन किया, और उन्होंने पापा को मैसेज किया कि शाहीन साहब आप जो है ना, जो कराची यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है उसे एक्सेप्ट कर लें, और मेरी मुर्तजा से बात हो गई है। तो मैंने पापा का मैसेज जब मिला तो मैंने कहा इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो कराची यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक पापा डीएनए तो मिला नहीं है, तो हम भैया की कोई बॉडी नहीं है, ठीक है। कह नहीं नहीं जी ये वो। खैर सुबह को ये हुआ कि आज सुबह को मेरी मीटिंग हुई है डीसी इरशद सदर साहब से, जिसके अंदर पुलिस सर्जन करार अब्बासी साहब भी थे और एसएसपी जुनैद शेख भी मौजूद थे। मैंने पहला पॉइंट ये रखा था कि प्लीज जो अब्दुल कय्यूम अशरफ की फैमिली है उनका डीएनए लाहौर फॉरेंसिक लैब में टेस्ट किया जाए। पहला चीज ये है, मेरा पहला मुतालबा यही है, इसको फौरी तौर पर टेस्ट किया जाए, जिसको एंडोर्स किया उन लोगों ने, और उस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया और कहा कि हम ये करते हैं। और उन्होंने ये कहा कि हम पहले जो बॉडीज रह गई हैं उसका लाहौर से, उसका प्रायोरिटी बेसिस पे उनसे भी रन करते हैं, और बाकी जो सैंपल उनके पास है उससे भी रन होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है। दूसरा मुझे बताया गया कि इस वक्त, क्योंकि पापा का जो तीसरा सैंपल है वो अभी इस वक्त अंडर प्रोसेस है, उन्होंने ये कहा कि वो जो सैंपल है इस वक्त अभी भी प्रोसेस में जो है वो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के अलावा हम आइडेंटिफाइड बॉडीज के साथ भी रन कर रहे हैं। क्योंकि एक उबाम ये भी था कि जो बॉडीज लोग लेके जा चुके हैं, आया कि उसका सैंपल इनके पास है कि नहीं है। लेकिन डॉक्टर करार अब्बासी जो पुलिस सर्जन है, उन्होंने ये बात बोली कि हमारे पास उनका सैंपल मौजूद है, जो लेके जा चुके हैं, उन बॉडीज के भी जो लेके जा चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि हम उस पर भी रन कर रहे हैं। मैंने कहा बेशक करें, बिल्कुल करें, मुझे कोई इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन मैं उस चीज को मानूंगा जो लाहौर फॉरेंसिक लैब का रिजल्ट आएगा, मैं उसको पहले फौकियत दूंगा। अब अगर दूसरा सैंपल पापा का कराची यूनिवर्सिटी पे जो चल रहा है इस वक्त, उसकी रिपोर्ट अगर कुछ और आती है या कुछ भी आती है, मैं उस चीज को एंडोर्स उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक कि अब्दुल कय्यूम की फैमिली का दूसरा डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लाहौर फॉरेंसिक लैब से नहीं आती। मेरी पहली फौकियत उनका डीएनए लाहौर फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट है। आप ये देखिए कि मेरे डॉक्टर मुर्तजा, आज मैंने न्यूज में भी देखा है कि कोई इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई है आप इस हवाले से कि अहमद मुश्तबा के जो डीएनए और शनाख्त का मसला है उसको हल किया जाए। जी, ये वही कमेटी थी इसके साथ आज मेरी मीटिंग हुई है। अच्छा, तो मैंने उस चीज को एंडोर्स किया है, मैं मानता हूँ इस चीज, और मैं इस चीज को भी मानता हूँ कि जो डीसी इरशद सदर साहब हैं, माशाल्लाह उन्होंने मुझे इत्मीनान दिया है। आप सोचें कि मैं इतना थका हुआ था, आयरलैंड से मेरा सफर शुरू होता है वेडनेसडे से, फिर मैं लंदन आता हूँ, फिर लंदन से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कराची, और फिर मुझे कहा जाता है कि जो बॉडी है जो रह गई है उसमें से तुम हिस्सा बांट करो, तदफीन करो, मामला खत्म करो। तो अब डॉक्टर मुर्तजा, कब तक उम्मीद दिलाई गई है आपको हुकूमत की तरफ से या जिम्मेदारान की तरफ से कि कब तक डीएनए रिजल्ट्स आ जाएंगे और कब तक? देखिए, पहली चीज तो ये है ना कि जब हम लोग घर पहुंचे इस मीटिंग के खत्म होने के बाद, क्योंकि डीसी अरशद सदर साहब ने उसी वक्त पीआईए के एक ऑफिसर है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उनको रब्ता किया और उनसे ये बात की कि प्लीज उनका सैंपल डीएनए का लाहौर फॉरेंसिक लैब पे भेजना है। ठीक है, उन्होंने कहा बिल्कुल हम ये करते हैं। उस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया। जब मैं घर आया हूँ तो भाभी ने बताया कि उनकी जो उनकी मरहूम
अब्दुल कयूम की बेवा है, उनसे बात हुई है और पहले तो उन्होंने माजरत का इजहार किया था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि वो उनका देवर जाके सैंपल दे के आ रहा है। तो शाम 6 बजे तक मैंने क्योंकि उनसे कहा था भाभी से कि पता करें कि वो गया कि नहीं गया सैंपल और कौन है, उनका नाम मुझे चाहिए, उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए। तो मुझे ये कहा बताया भाभी की तरफ से, ये मालूम हुआ कि उनकी एहलिया ने बोला है कि वो सैंपल जा चुका है। स्टूवर्ट की फैमिली है, उनका जो है डीएनए जो है वो दोबारा कनेक्ट हो गया है, नहीं जी, देखिए दोबारा ले वो लिया गया है। नहीं नहीं नहीं, ये देखें, वो इस चीज के लिए जो इनकी एहलिया से शाम 6 बजे बात हुई थी कंफर्म करने के लिए, वो उन्होंने कहा कि हम लोग राजी हैं और मेरा देवर जा चुका है सैंपल देने के लिए। अच्छा, लेकिन देवर गया रात है के सैंपल। 10 बजे तक मेरे ख्याल से जी देवर चले गया है देने के लिए, शाम 6 बजे की बात बता रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने मालूम किया है तकरीबन आधे 1 घंटे पहले, वहां फॉरेंसिक लैब लाहौर से मुझे मालूम हुआ कि अभी तक किसी ने कोई डीएनए सैंपल नहीं दिया है वहां पे। तो अभी भी मुझे कंफ्यूजन है इस चीज में। जो कमेटी यहाँ बैठी है वो राजी है, सब कुछ है, लेकिन पहली चीज है जैसे ही वो सैंपल फॉरेंसिक लैब पहुंचेगा तो मुझे उस चीज का पता हो, उसके बाद जो रिजल्ट उसी दिन आएगा। अब मुझे, क्योंकि मैंने फिर भाभी से बोला था कि प्लीज इस बात को कंफर्म करें उनकी एहलिया से कि आया कि उन्होंने दे दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि 9 बजे तक या 10 बजे तक वो सैंपल लाहौर फॉरेंसिक लैब को नहीं मौसूल हुआ था। ओके, अच्छा डॉक्टर मुर्तजा, आपने जितना कुछ डिटेल से बताया उसमें मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि तमाम स्ट्रगल मतलब आप लोगों के पाकिस्तान पहुंचने से पहले आपकी फैमिली के, भाभी की फैमिली के और आपके भाई अहमद मुश्तबा के दोस्त अहबाब करते रहे। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि जिस कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया था, अभी हाल में ज्वाइन कर लिया था ना, जब भी ज़ाहिर उनके साथ मीटिंग करने गए थे, तो उस इदारे या उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप लोगों को कोई सपोर्ट या हेल्प इस सिलसिले में दी गई हो? देखिए क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी ख्वाहिश है और मैं चाहता हूँ, मैं कोशिश तो ये कर रहा था कि मैंने जावेद आफरीदी साहब से खुद डायरेक्ट बात करने की कोशिश कर रहा था कि उनको मैंने ट्विटर पे भी बात करने की कोशिश की, मैंने फेसबुक पे उनके पेज पे उनको मैसेज किया है, मैंने जो कोशिश मेरे, क्योंकि उनका उनका कोई मेरे पास नंबर डायरेक्ट नहीं था, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की जावेद आफरीदी साहब से डायरेक्ट बात करने की। तो उस अभी तक उनसे मेरा कोई राब्ता डायरेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो भाभी ने मुझे बताया है कि जो फोरलैंड कंपनी है जिसको भैया ने ज्वाइन किया था, तो उस पे इशू ये है कि वो कहते हैं कि हमने उनको ऑफर दी थी, ऑफर लेटर भेजा था, ज्वाइनिंग जो थी 1 जून से थी, पहली चीज वो उनके बकौल ये चीज है। लेकिन उन्होंने क्या किया है, जरा सी ये बात की है कि 2 महीने की सैलरी भाभी के अकाउंट में ट्रांसफर फौरी तौर पर शायद कर दी है उन्होंने। लेकिन जैसे अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, देखिए हर मुल्क की अपने कानून कायदे हैं और ये एक जाती, एक पर्सनल फीलिंग है कि एक यतीम और बेवा की कौन जिम्मेदारी लेता है। हमारे आइलैंड के अंदर एक पाकिस्तानी साहब थे जो एरिक्सन कंपनी में थे और उनको हार्ट अटैक हुआ और उनका इंतकाल हो गया। कंपनी पॉलिसी तो नहीं थी, लेकिन कंपनी का जो मैनेजर था उसने 20 साल तक, जब बच्चे छोटे थे, 2001 की बात बता रहा हूँ, उन्होंने उसकी फैमिली के पाकिस्तान आ गई थी, तो फैमिली को, उनकी बेवा को हर महीने उनकी सैलरी देते रहे, आधी सैलरी कुछ देते रहे उनकी फैमिली को 2019 तक। 2019 में जब वो जो मैनेजर चेंज हुआ है तो वो चीज खत्म हो गई, लेकिन 19 साल में उनके बच्चे बड़े हो गए और यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने के काबिल हो गए जॉब के। तो उनमें से मुझे ऐसा पता चला कि एक उनका उनका जो बेटा था वो वापस आयरलैंड आया किसी काम से, तो जिनके पास वो ठहरा, जिनसे कांटेक्ट हुआ, उन्होंने ये बताया कि 20 साल तक वो कंपनी ने उनकी किफालत की, उनके ऊपर फाइनेंशियली कोई बर्डन नहीं आने दिया। तो मैं तो ये चाहूंगा, अगर जावेद आफरीदी साहब की कंपनी या जावेद आफरीदी साहब उस फैमिली, क्योंकि ये बहुत, आप देखें कि ये बहुत, भाभी भी बहुत यंग है, बच्चे बहुत छोटे हैं, उनका किसी और पापा भी, मेरी कोशिश तो यह है कि अब मैं पापा को अपने साथ लेके जाऊं ताकि वो मेरे साथ रहे। मैं बहुत कोशिश करता रहा हूं। पापा एक दफा मेरे पास 2015 में आए थे, लेकिन आयरलैंड के अंदर इश्यू ये है
कि सिर्फ विजिट वीजा मिलता है 3 महीने का, उससे ज्यादा आप किसी को रख नहीं सकते। लेकिन मैं फिर भी आउट ऑफ द वे जाके कुछ ना कुछ किसी तरह इसके लीगल वे पे अब कोशिश करूंगा, क्योंकि पापा पहले कहते थे कि भाई तुम्हारे यहाँ सर्दी बहुत है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन इस हादसे से चंद दिन पहले, क्योंकि वो पापा ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें अपना पासपोर्ट दूंगा, मैं आ जाऊंगा। मैंने पापा को सिर्फ ये कहा था कि आप अपना इलाज करवा लें, आपकी बात उसकी मर्जी है, आप मेरे साथ रहना चाहते ना रहे वो आपके ऊपर है, लेकिन आके मेरे पास इलाज करवाएं ताकि मैं आपका क्योंकि पापा को डायबिटीज है, उनको मिनी स्ट्रोक हो चुका है, उनका बाईपास हो चुका है, उनका एओर्टिक वाल्व रिप्लेस हुआ है, हार्ट प्रॉब्लम उनको है, मल्टी उनके नी रिप्लेसमेंट हुआ है, तो उनसे ना सही से चला जाता है ना बोला जाता है। तो उनके यहाँ पे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारा मेडिकल का निज़ाम ना, एक तो प्राइवेट में सेक्टर में आपको पैसे खुद से खर्च करने पड़ते हैं और उसका रिजल्ट भी सही नहीं आता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनको अपने पास लेके जाऊं, लेकिन साथ साथ इन बच्चों की जिम्मेदारी, अगर उनकी जो कंपनी है पोलैंड, अगर जावेद आफरीदी साहब की तरफ से माली मामलत या कोई हो उनके एजुकेशन या कुछ, तो मुझे बेतहाशा खुशी होगी, क्योंकि मैं जावेद आफरीदी साहब को ट्विटर पे देखता रहता हूँ, उनकी ट्वीट्स देखता हूँ, वो बड़े मजहबी और दीनदार बंदे हैं। तो मेरी ख्वाहिश तो यह है कि अगर इस चीज को वो कंसिडर करें तो अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में अजर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद मुर्तजा आपके वक्त का, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कल का जो दिन हो आपके लिए कोई खबर ले आए, क्योंकि जिस तकलीफ और कर्ब से आप और खास तौर पे आपके वालिद इस एज में गुजर रहे हैं, आपकी भाभी गुजर रही है, वो आप लोग ही बेहतर समझ सकते हैं। हम लोग तो कह सकते हैं, लेकिन जो आप पे गुजर रही है वो आपको पता है। तो हम सबकी पूरी हम जो लोग ये सुन रहे हैं, और अभी जब मैं इस वीडियो का आगे और शेयर करूंगी, जो और लोग भी इसको देखें और सुनेंगे, और पहले भी आप लोगों की काफी वीडियोस जो हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे लोगों ने देखी हैं, सुनी हैं, तो तमाम कौम की आपके साथ दुआएं हैं कि कल आने वाला दिन आपके लिए कोई खबर ले आए, ताकि आपके दिलों को सुकून। बेशक, बस दुआ चाहिए, क्योंकि अब हम तो ये इस जिस कर्ब और अज़ियत से इस वक्त हम दो चाह रहे हैं, हम ये भूल चुके हैं कि भैया हमारे साथ नहीं है। जो हादसा हुआ है वो हम भूल चुके हैं। इस वक्त हमारा पूरा फोकस ये है कि कहीं भैया की बॉडी मिल जाए, कहीं से हम भैया को, अगर दफन हो चुके, तदफीन हो गई है, सिर्फ भैया के नाम की हमें तख्ती उस पर लगानी है, और ये हमारी कोशिश है। और उसके लिए सिर्फ सोशल मीडिया, तमाम टीवी चैनल्स का, आपका, और जो मुतासरीन की फैमिली है, उन सब का मैं शुक्र अदा करता हूँ। भैया के दोस्त, अहले मोहल्ला, उन सब का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में वो हमारे साथ खड़े हैं। मुझे आप लोगों के साथ। डॉक्टर मुर्तजा, अगर इन केस, मतलब वो तो रिपोर्ट्स आएंगी तो वो अगर के वही जो 112 जो बॉडी तदफीन हो चुकी है जिसकी, अगर वही रिपोर्ट्स के बाद साबित होता है कि वो आपके भाई की है, तो मतलब आप लोग उसको यहाँ नहीं लाएंगे, वहीं पे उनके नाम की, जो आपकी बात से मैं समझी हूँ। देखें, यहाँ एक बात का मैं बताना चाहता हूँ कि भैया ने पापा से एक बात बोली थी इंतकाल से कुछ दिन पहले की, कि पापा मुझे कराची वापस नहीं आना, कराची में बड़ी आलूदगी है, मैं चाहता हूँ कि मैं लाहौर या फैसलाबाद में रहूं, और अगर आपको आना हो तो आप लोग मुझसे मिलने के लिए लाहौर आएगा, मैं अब नहीं आऊंगा। ये उनके आखिरी बस ये उनके कुछ अल्फाज थे। आज अगर वो दफन हो चुके हैं लाहौर में, तो भैया वहां के हो चुके हैं, हम किसी सूरत भी भैया को वहां से मूव नहीं करेंगे। भैया का उनकी जमीन लाहौर में लिखी है, भैया वहां पे सिर्फ भैया का नाम का हमें बोर्ड लगाना है कि ये भैया की कब्र है। क्योंकि मसला ये है कि बच्चों को हम क्या बताएंगे जब बड़े होंगे, तुम्हारे बाप की कब्र किधर है, बच्चे कहाँ जाएंगे फातिहा करने के लिए? हमारे पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। हमसे बच्चे पूछेंगे, भाई चाचा तुमने क्या किया है, जब हमारे बाप के ऊपर ये अजियत कर गुजर रहा था तो तुम लोग कहाँ थे उस वक्त? तुम आइलैंड में बैठे हुए थे, इतना जरूरी था तुम्हारा बैठना वहां पे। मैं यहाँ आज इसलिए आया हूँ, मुसलसल कोशिश ये कर रहा हूँ कि बस भैया का, अगर वो लाहौर में है तो वो लाहौर में, हम उनको किसी सूरत यहाँ मूव नहीं करेंगे। बस ये हमारा एक अटल फैसला है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद मुर्तजा आपके वक्त का,
और बहुत शुक्रिया। जो भी अपडेट आएगी तो हम आपसे जरूर फिर दोबारा राब्ता करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा क्योंकि मुझे अभी भी मैं लाहौर फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई बिल्कुल उसको मैं मानता हूँ। कराची यूनिवर्सिटी जो भी रिपोर्ट देती है वो सेकेंडरी होगी। पहली फौकियत सेकंड टेस्ट जो फैमिली अब्दुल कयूम का है उसकी रिजल्ट का मुझे इंतजार है और वो बताएगा कि उसका क्या नतीजा है। जी डॉक्टर मुर्तजा, हम तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर मुर्तजा से मैं दोबारा कनेक्ट हो गई। अच्छा, अब जो हमारी बात डिसकंटिन्यू हुई थी, जो स्टूवर्ट की फैमिली है उनका जो है डीएनए जो है वो दोबारा कनेक्ट हो गया है, नहीं जी, देखिए दोबारा ले वो लिया गया है। नहीं 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 ये देखें वो इस चीज के लिए जो इनकी एहलिया से शाम 6 बजे बात हुई थी कंफर्म करने के लिए। हम्म। वो उन्होंने कहा कि हम लोग राजी हैं और मेरा देवर जा चुका है सैंपल देने के लिए। अच्छा, लेकिन देवर गया रात है के सैंपल। 10 बजे तक मेरे ख्याल से जी देवर जा चले गया है देने के लिए। शाम 6 बजे की बात बता रहा हूँ। लेकिन हम्म। अभी मैंने मालूम किया है तकरीबन आधे 1 घंटे पहले वहां फॉरेंसिक लैब लाहौर से मुझे मालूम हुआ कि अभी तक किसी ने कोई डीएनए सैंपल नहीं दिया है वहां पे। तो अभी भी मुझे कंफ्यूजन है इस चीज में। जो कमेटी यहाँ बैठी है वो राजी है सब कुछ है लेकिन पहली चीज है जैसे ही वो सैंपल फॉरेंसिक लैब पहुंचेगा तो मुझे उस चीज का पता हो उसके बाद जो रिजल्ट उसी दिन आएगा। अब मुझे क्योंकि मैंने फिर भाभी से बोला था कि प्लीज इस बात को कंफर्म करें उनकी अहलिया से कि आया कि उन्होंने दे दिया है या नहीं दिया है क्योंकि 9 बजे तक या 10 बजे तक वो सैंपल लाहौर फॉरेंसिक लैब को नहीं मौसूल हुआ था। ओके। अच्छा डॉक्टर मुर्तजा, आपने जितना कुछ डिटेल से बताया उसमें मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि तमाम स्ट्रगल मतलब आप लोगों के पाकिस्तान पहुंचने से पहले आपकी फैमिली के, भाभी की फैमिली के और आपके भाई अहमद मुश्तबा के दो सहबाब करते रहे। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि जिस कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया था, अभी हाल में ज्वाइन कर लिया था ना, जब भी ज़ाहिर उनके साथ मीटिंग करने गए थे, तो उस इदारे या उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप लोगों को कोई सपोर्ट या हेल्प इस सिलसिले में दी गई हो? देखें जो क्योंकि वो भी एक भाभी बहुत के बड़ा ग्रुप है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं मेरी ख्वाहिश है और मैं चाहता हूँ मैं कोशिश तो ये कर रहा था कि मैंने जावेद आफरीदी साहब से खुद डायरेक्ट बात करने की कोशिश कर रहा था कि उनको मैंने ट्विटर पे भी बात करने की कोशिश की, मैंने फेसबुक पे उनके पेज पे उनको मैसेज किया है। मैंने जो कोशिश मेरे क्योंकि उनका उनका कोई मेरे पास नंबर डायरेक्ट नहीं था, तो मैंने हम्म। अपनी तरफ से कोशिश की जावेद आफरीदी साहब से डायरेक्ट बात करने की। तो उस अभी तक उनसे मेरा कोई राब्ता डायरेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन जो भाभी ने मुझे बताया है कि जो फोरलैंड कंपनी है जिसको भैया ने ज्वाइन किया था तो उस पे इशू ये है कि वो कहते हैं कि हमने उनको ऑफर दी थी, ऑफर लेटर भेजा था। ज्वाइनिंग जो थी 1 जून से थी। पहली चीज वो उनके बकौल ये चीज है लेकिन उन्होंने क्या किया है जरा सी ये बात की है कि 2 महीने की सैलरी भाभी के अकाउंट में ट्रांसफर फौरी तौर पर शायद कर दी है उन्होंने। लेकिन जैसे अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए हर मुल्क की अपने कानून कायदे हैं और ये एक जाती एक पर्सनल फीलिंग है कि एक यतीम और बेवा को कौन जिम्मेदारी लेता है। हमारे आइलैंड के अंदर एक पाकिस्तानी साहब थे जो एरिक्सन कंपनी में थे और उनको हार्ट अटैक हुआ और उनका इंतकाल हो गया। कंपनी पॉलिसी तो नहीं थी लेकिन कंपनी का जो मैनेजर था उसने 20 साल तक जब के बच्चे छोटे थे 2001 की बात बता रहा हूँ उन्होंने उसकी उसकी फैमिली के पाकिस्तान आ गई थी तो फैमिली को उनकी बेवा को हर महीने उनकी सैलरी देते रहे। आधी सैलरी कुछ देते रहे उनकी फैमिली को 2019 तक। 2019 में जब वो जो मैनेजर चेंज हुआ है तो वो चीज खत्म हो गई लेकिन 19 साल में उनके बच्चे बड़े हो गए और यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने के काबिल हो गए जॉब के। तो उनमें से मुझे ऐसा पता चला कि एक उनका उनका जो बेटा था वो वापस आयरलैंड आया किसी काम से तो जिनके पास वो 18 दिन से कांटेक्ट हुआ उन्होंने ये बताया कि 20 साल तक वो कंपनी ने उनकी किफालत की, उनके ऊपर फाइनेंशियली कोई बर्डन नहीं आने दिया। तो मैं तो ये चाहूंगा अगर जावेद आफरीदी साहब
की कंपनी या जावेद आफरीदी साहब उस फैमिली, क्योंकि ये बहुत, आप देखें कि ये बहुत, भाभी भी बहुत यंग है, बच्चे बहुत छोटे हैं उनका किसी, बिल्कुल। और पापा पापा भी, मेरी कोशिश तो ये है कि अब मैं पापा को अपने साथ लेके जाऊं ताकि वो मेरे साथ रहे। मैं बहुत कोशिश करता रहा हूँ। पापा एक दफा मेरे पास 2015 में आए थे, लेकिन आयरलैंड के अंदर इश्यू ये है कि सिर्फ विजिट वीजा मिलता है 3 महीने का, उससे ज्यादा आप किसी को रख नहीं सकते। लेकिन मैं फिर भी आउट ऑफ द वे जाके कुछ ना कुछ किसी तरह इसके लीगल वे में अब कोशिश करूंगा, क्योंकि पापा पहले कहते थे कि भाई तुम्हारे यहाँ सर्दी बहुत है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन इस हादसे से चंद दिन पहले, क्योंकि वो पापा ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें अपना पासपोर्ट दूंगा, मैं आ जाऊंगा। मैंने पापा को सिर्फ ये कहा था कि आप अपना इलाज करवा लें, आपकी बात उसकी मर्जी है, आप मेरे साथ रहना चाहते ना रहे वो आपके ऊपर है, लेकिन आके मेरे पास इलाज करवाएं ताकि मैं आपका, क्योंकि पापा को डायबिटीज है, उनको मिनी स्ट्रोक हो चुका है, उनका बाईपास हो चुका है, उनका एओर्टिक वाल्व रिप्लेस हुआ है, हार्ट प्रॉब्लम उनको है, मल्टी उनके नी रिप्लेसमेंट हुआ है, तो उनसे ना सही से चला जाता है ना बोला जाता है। तो उनके यहाँ पे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारा मेडिकल का निज़ाम ना, एक तो प्राइवेट में सेक्टर में आपको पैसे खुद से खर्च करने पड़ते हैं और उसका रिजल्ट भी सही नहीं आता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनको अपने पास लेके जाऊँ, लेकिन साथ साथ इन बच्चों की जिम्मेदारी, अगर उनकी जो कंपनी है फोरलैंड, अगर जावेद आफरीदी साहब की तरफ से माली मामलत या कोई हो, उनके एजुकेशन या कुछ, तो मुझे बेतहाशा खुशी होगी, क्योंकि मैं जावेद आफरीदी साहब को ट्विटर पे देखता रहता हूँ, उनकी ट्वीट्स देखता हूँ, वो बड़े मजहबी और दीनदार बंदे हैं। तो मेरी ख्वाहिश तो ये है कि अगर इस चीज़ को वो कंसिडर करें तो अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में अजर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद मुर्तज़ा आपके वक्त का, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कल का जो दिन हो आपके लिए कोई खबर ले आए, क्योंकि जिस आमीन। तकलीफ और कर्ब से आप, और ख़ास तौर पे आपके वालिद इस एज में गुजर रहे हैं, आपकी भाभी गुजर रही हैं, वो आप लोग ही बेहतर समझ सकते हैं। हम लोग तो कह सकते हैं, लेकिन जो आप पे गुजर रही है वो आपको पता है। तो हम बेशक। सबकी पूरी हम जो लोग ये सुन रहे हैं, और अभी जब मैं इस वीडियो का आगे और शेयर करूंगी, जो और लोग भी इसको देखें और सुनेंगे, और पहले भी आप लोगों की काफ़ी वीडियोस जो हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे लोगों ने देखी हैं, सुनी हैं, तो तमाम कौम की आपके साथ दुआएं हैं कि कल आने वाला दिन आपके लिए कोई खबर ले आए, ताकि आपके दिलों को सुकून हो। बेशक, बस दुआ चाहिए, क्योंकि अब हम तो ये इस जिस कर्ब और अज़ियत से इस वक्त हम दो चाह रहे हैं, हम ये भूल चुके हैं कि भैया हमारे साथ नहीं है। जो हादसा हुआ है वो हम भूल चुके हैं। इस वक्त हमारा पूरा फोकस ये है कि कहीं भैया की बॉडी मिल जाए, कहीं से हम भैया को, अगर दफन हो चुके, तदफीन हो गई है, सिर्फ भैया के नाम की हमें तख्ती उस पर लगानी है, और ये हमारी कोशिश है। और उसके लिए सिर्फ सोशल मीडिया, तमाम टीवी चैनल्स का, आपका, और जो मुतासरीन की फैमिली है, उन सब का मैं शुक्र अदा करता हूँ। भैया के दोस्त, अहले मोहल्ला, उन सब का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में वो हमारे साथ खड़े हैं। मुझे आप लोगों के अच्छा साथ डॉक्टर मुर्तजा, अगर इन केस, मतलब वो तो रिपोर्ट्स आएंगी तो वो अगर के वही जो 112 जो बॉडी तदफीन हो चुकी है जिसकी, अगर वही रिपोर्ट्स के बाद साबित होता है कि वो आपके भाई की है, तो मतलब आप लोग उसको यहाँ नहीं लाएंगे, वहीं पे उनके नाम की, जो आपकी बात से मैं समझी हूँ। देखें, यहाँ एक बात का मैं बताना चाहता हूँ कि भैया ने पापा से एक बात बोली थी इंतकाल से कुछ दिन पहले की, कि पापा मुझे कराची वापस नहीं आना, कराची में बड़ी आलूदगी है, मैं चाहता हूँ कि मैं लाहौर या फैसलाबाद में रहूँ, और अगर आपको आना हो तो आप लोग मुझसे मिलने के लिए लाहौर आएगा, मैं अब नहीं आऊँगा। ये उनके आखिरी बस ये उनके कुछ अल्फाज थे। आज अगर वो दफन हो चुके हैं लाहौर में, तो भैया वहाँ के हो चुके हैं, हम किसी सूरत भी भैया को वहाँ से मूव नहीं करेंगे। भैया का ये उनकी ज़मीन लाहौर में लिखी है, भैया वहाँ पे सिर्फ भैया का नाम का हमें बोर्ड लगाना है कि ये भैया की कब्र है। क्योंकि मसला ये है कि बच्चों को हम क्या बताएंगे जब बड़े होंगे, तुम्हारे बाप की कब्र किधर है, बच्चे कहाँ जाएंगे फातिहा करने के लिए। हमारे पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। हमसे बच्चे पूछेंगे भाई चाचा तुमने क्या किया है, जब हमारे बाप के ऊपर ये अजियत कर गुजर रहा था तो तुम लोग कहाँ थे उस वक्त, तुम आइलैंड में बैठे हुए थे, इतना जरूरी था तुम्हारा बैठना वहां पे।
मैं यहाँ आज इसलिए आया हूँ, मुसलसल कोशिश ये कर रहा हूँ कि बस भैया का अगर वो लाहौर में है तो वो लाहौर में, हम उनको किसी सूरत यहाँ मूव नहीं करेंगे। बस ये हमारा एक अटल फैसला है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद मुर्तजा आपके वक्त का, और बहुत शुक्रिया। जो भी अपडेट आएगी तो हम आपसे जरूर फिर दोबारा राब्ता करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, क्योंकि मुझे अभी भी मैं लाहौर फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुझे उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई बिल्कुल उसको मैं मानता हूँ। कराची यूनिवर्सिटी जो भी रिपोर्ट देती है वो सेकेंडरी होगी। पहली फोकियत सेकंड टेस्ट जो फैमिली अब्दुल कयूम का है उसकी रिजल्ट का मुझे इंतजार है, और वो बताएगा कि उसका क्या नतीजा है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम, बहुत शुक्रिया।